अब आईटीआर की पाठशाला शुरू करते हैं। मेरे साथ सुजीत बांगर, फाउंडर taxbuddy.com जुड़ गए हैं। सुजीत, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो आईटीआर सीज़न चल रहा है, बताइए किस तरह से लोगों का रिस्पांस और किस तरह के सवाल, क्योंकि आज भी इस पाठशाला में हम जो सैलरी क्लासेस हैं उनको बताने वाले हैं कि आईटीआर फाइलिंग में किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पहला सवाल चलिए मैं आपसे यही पूछ लेती हूँ, आमतौर पे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आईटीआर फाइल करते वक्त एक सैलरीड क्लास यूजुअली कर जाते हैं? सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन था कि इस साल रिस्पॉन्स कैसा है, तो इस साल टैक्स पेयर्स मैच्योर बने हैं। जून में ऑलमोस्ट मोर देन 1 करोड़ का 1.3 करोड़ का फाइलिंग हुआ था। इस साल भी एज ऑन टुडे तक ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ तक ऑलरेडी क्रॉस किया है। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, टैक्स पेयर्स अर्ली फाइलिंग कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव बात है। जो आपका दूसरा सवाल है कि जनरली कौन सी मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक हम सैलरी टैक्स पेयर करते हैं, तो मोस्टली आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन, ये जो है वो ये बहुत बड़ा मिस्टेक हम करते हैं, क्योंकि सैलरी में ये कॉमनली ऐसा समझा जाता है कि आईटीआर फॉर्म कौन सा लगेगा, तो आईटीआर 1 लगेगा। ये कॉमनली है, अगर मैं सैलरी हूँ तो मुझे आईटीआर 1 फाइल करना है। बट ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें बहुत छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं कि अगर आपका मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है तो आप आईटीआर 2 पे जाते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आईटीआर 4 पे जाते हैं। तो आईटीआर फॉर्म का जो सिलेक्शन है, इसके ऊपर सबसे पहली बड़ी मिस्टेक होती है, एंड ये इस मिस्टेक के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है। और राइट, तो मेरे ख्याल से एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले तो सैलरी क्लास के लिए मुझे बताइए कि कौन सा फॉर्म होता है और किन किन बातों पर उनको ध्यान देना होता है फॉर्म भरते वक्त। तो सैलरीड क्लास में, सपोज मैं सैलरीड हूँ, तो मैं आपको एक 3-4 सिनेरियोज बता देता हूँ जो मैंने अभी बताया मिस्टेक्स क्यों होता है। तो मैं प्योर प्ले, मेरा सैलरी का इनकम है, थोड़ा इंटरेस्ट का इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें मैं रह रहा हूँ या जो रेंट पे दी है, तो मुझे आईटीआर 1 फाइल करना है, राइट। बट मेरी हाउस प्रॉपर्टी अगर एक से ज्यादा होती है, इफ आई हैव मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी, तो मैं आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकता, तो मुझे आईटीआर 2 फाइल करना है। सिमिलरली, अगर मैं सैलरीड हूँ और मैं वीकेंड्स पे कुछ फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, आजकल गिग इकोनॉमी एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आ रही है इंटरनेट से, एंड जिसको हम गिग इकोनॉमी बोलते हैं। तो अगर मैं कोई फ्रीलांसिंग वीकेंड में जॉब, फ्रीलांसिंग का काम वीकेंड में कर रहा हूँ और मेरा रेगुलर जॉब भी चल रहा है, तो मुझे दो सोर्स ऑफ इनकम हो गया, सैलरी के साथ मेरा फ्रीलांसिंग का भी इनकम आ रहा है। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि मेरा जो फ्रीलांसिंग का इनकम है वो सैलरी इनकम नहीं है, उसका मेरा टीडीएस 194 जैसे होता है एज ए प्रोफेशनल, तो मेरा वो इनकम होता है प्रोफेशनल इनकम। तो मुझे उसके ऊपर आईटीआर 1 फाइल नहीं करना, मुझे आईटीआर 4 फाइल करना। सिमिलरली, अगर मैं सैलरीड हूँ और सैलरीड के साथ मैं अगर कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स का रिडम्पशन किया, राइट, या फिर कुछ शेयर्स मैंने ओपन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बेचे हैं, मुझे कोई कैपिटल गेन हुआ, तो मुझे आईटीआर 2 फाइल करना है। और अगर मैं कुछ शेयर्स का ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मुझे आईटीआर 3 फाइल करना है। तो पॉइंट क्या होता है, अगर हम आईटीआर फॉर्म गलत सिलेक्ट करें तो इसका कॉन्सिक्वेंस नोटिस में होता है। इसका एक छोटा एग्जांपल बता देते हैं। जो पहला एग्जांपल, अगर मैं सैलरी हूं और मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मुझे, मेरी सैलरी है ऑलमोस्ट 12 लाख की और मेरा फ्रीलांसिंग का रिसिप्ट है ऑलमोस्ट 6 लाख का। तो मैं अगर मेरे फ्रीलांसिंग का जो इनकम है इसको सैलरी के इनकम में क्लब करके मैं अगर आईटीआर 1 फाइल करता हूँ, तो मुझे 100% नोटिस आ जाएगा। इसका रीजन ये है कि मेरा जो 6 लाख का प्रोफेशनल रिसिप्ट है फ्रीलांसिंग का इनकम, उसका टीडीएस 194 जे में प्रोफेशनल करके हुआ। तो जब प्रोसेसिंग होगा तो सिस्टम ये डिटेक्ट करेगी कि प्रोफेशनल इनकम का जो टीडीएस हुआ है वो प्रोफेशनल इनकम इसने दिखाया नहीं, क्योंकि मैंने आईटीआर 1 फाइल किया है। आईटीआर 1 में आप प्रोफेशनल इनकम दिखाते ही नहीं, भले ही मैंने वो 6 लाख का इनकम सैलरी इनकम करके उस आईटीआर 1 में 12 लाख सैलरी इनकम, 6 लाख प्रोफेशनल इनकम, ये मिला के मैंने रिटर्न फाइल किया है आईटीआर 1, लेकिन मैंने प्रोफेशनल इनकम को सैलरी इनकम दिखाया। बट सिस्टम पे ये प्रॉब्लम, सिस्टम को ये समझेगा नहीं, सिस्टम विल से दैट कि प्रोफेशनल इनकम 6 लाख का है, इसने टैक्स पेयर ने प्रोफेशनल इनकम दिखाया क्या, नहीं दिखाया, क्योंकि आईटीआर 4 नहीं है, आईटीआर 1 फाइल हुआ है। इसका मतलब है
कि 6 लाख का प्रोफेशनल इनकम अनरिपोर्टेड गया है, तो यूजर को, टैक्स पेयर को नोटिस आ जाए। ये बहुत सीरियस इशू है। तो आईटीआर का फॉर्म सिलेक्शन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। हम जब सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें पहले देखना है कि मेरा कौन सा इनकम है और उस इनकम के हिसाब से मेरा कौन सा आईटीआर का फॉर्म आता है, और उसके बाद मुझे फाइलिंग को जाना है। और फिर मिस्टेक्स तो अनलिमिटेड इश्यूज है जो हमें कंसीडर करनी है, लेकिन apart from ITR form, second important issue is about the credit of the prepaid taxes. आप अपने जो टैक्सेस है उसका क्रेडिट आप प्रॉपरली लीजिए। फॉर एग्जांपल कभी क्या होता है कि आपने कोई प्रोफेशनल रिसिप्ट मिली है सैलरी के साथ और उसका टीडीएस आपका प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं हुआ 26 ईयर्स में, या फिर आपका सैलरी का जो इनकम हुआ है उसमें आपको मालूम है आपकी सैलरी की स्लिप में वो टीडीएस दिखा है, लेकिन आपके 26 ईयर्स में वो टीडीएस नहीं दिख रहा, और फिर भी अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपका रिटर्न टैक्स पेएबल में जाएगा। इस ऐसे इवेंट पे आपको क्या करना है, आपको आपके एम्प्लॉयर को एक चिट्ठी लिखनी है कि मेरा टीडीएस इतना हुआ है मेरे पे स्लिप के हिसाब से, बट मेरे 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि मेरे एम्प्लॉयर ने टीडीएस का स्टेटमेंट शायद रिवाइज करने की जरूरत है या फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जब तक वो मेरा एम्प्लॉयर स्टेटमेंट रिवाइज नहीं करेगा तब तक वो टीडीएस का कंपोनेंट मेरे 26 ईयर्स में प्रीपेड टैक्सेस में दिखेगा नहीं। और अगर वो प्रीपेड टैक्सेस में नहीं दिख रहा और फिर भी मैं उसे क्लेम कर रहा हूं तो 100% डिमांड रेज होगा और इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट होगा। तो ये दो, प्रीपेड टैक्सेस का मॉनिटरिंग एंड आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन, ये दो मेजर मिस्टेक्स है, वो हमें अवॉइड करने चाहिए जब हम सैलरी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। मुझे ये बताइए कि अब की बार डेडलाइन के बाद भी कोई फॉर्म भरने की कोई गुंजाइश, आईटीआर फाइल करने की गुंजाइश, या डेडलाइन में बिल्कुल अब की बार कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, डेडलाइन बढ़ाई नहीं जाएगी, ऐसा है? देखिए, कल ही रेवेन्यू सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया है कि इस साल डेडलाइन, मतलब ये जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, टैक्स पेयर्स जो है ना, उन्होंने इस साल वो मान लिया है कि डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि फाइलिंग का रिस्पॉन्स जो जून से दिख रहा है ना, वो लास्ट ईयर इतना रिस्पॉन्स नहीं था। तो इस साल फाइलिंग का पेस जो है वो बढ़ गया है, नंबर ऑफ रिटर्न्स भी बढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली यस्टरडे, कल ही इंटरव्यू में रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बोला है कि डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगा। और पर्सनली मुझे भी ये लगता है कि डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात है, डेडलाइन एक्सटेंड हो या न हो ये बात अलग है। हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इसके दो पर्पज होते हैं। पहला होता है कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, राइट, इफ वी आर अर्निंग हमें टैक्स रिटर्न फाइल करना है। और दूसरा होता है जो कि हमारा जो टैक्स ऑलरेडी कट हुआ है और हमने कुछ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जिसके कारण शायद हमें कुछ रिफंड आने वाला है, तो हमें वो रिफंड क्लेम करना है। तो हमें ज्यादातर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, सरकार का दंडा है, तो फाइल तो करना ही है। बट मेरी एज अ टैक्स पेयर, टैक्स फाइलर, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इसमें रहेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी रिफंड कैसे मिले, क्योंकि मेरा पैसा ब्लॉक हुआ है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड रूल है, एक एक कन्वेंशनल, एक प्रिंसिपल थंब रूल है, वो यह है, अर्लियर इज बेटर। आज अभी अभी के अभी अर्लियर इज बेटर। इसका रीजन टू है, आप जल्दी फाइल करोगे तो आपका प्रोसेसिंग फास्ट होगा। अभी आप डेटा देखोगे, ऑलमोस्ट 40% रिटर्न जो आज तक फाइल हुए हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस हुए। इसका मतलब है कि अगर रिफंड ड्यू है तो रिफंड आपको मिल गया है। तो अगर आप जल्दी फाइल करोगे तो आपका नंबर जल्दी लगेगा। तो फाइलिंग ड्यू डेट एक्सटेंड हो अगर न हो, यहाँ पर कोताही आपको नहीं रिटर्न ऑफ करनी है, इनकम और जैसा फाइलिंग कि आप खुद ही डिले बता रहे करना हैं ही कि नहीं। लोग जो है अब की बार बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं, और उन्होंने अब तक काफ़ी हद तक आप देख भी रहे हैं कि लोग पहले से ही प्रिपेयर होकर तैयारी करके जो है आईटीआर फाइलिंग करने की ओर निकल पड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत, आपने समय निकाला और दर्शकों को इतने विस्तार से आईटीआर फाइलिंग पर, खासतौर से सैलरी क्लास को जानकारी दी।
हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद वो तमाम लोग जो कि रेल यात्रा करना पसंद करते हैं, तो कैसे अब रेल यात्रा के वक्त आपको 35 पैसे में, जी हाँ, केवल 35 पैसे में आपकी यात्रा को सुरक्षित करने का मौका दिया जा रहा है। क्या है ये नई सर्विस, क्या है नया फीचर, इस पर विस्तार से बात करेंगे ब्रेक के बाद। साथ ही आपके सवालों को भी शो में शामिल करेंगे। हमारे दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे जिनकी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, और अगर आप भी ये शो देख रहे हैं, अपना सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, अपना सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और इस नंबर पर आप सीधा हम तक अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की तमाम डिटेल्स भेज दें और आपके सवाल को हम शो में शामिल करेंगे। हमारे एक्सपर्ट के ज़रिए आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। साथ ही यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे सारे शोज़ अपलोड भी होते हैं। शो भी देखिए और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़िए ताकि आपके सवालों को हम शो में शामिल करें। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।